पग पर है संग तुम्हारे। अन्नदाता लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे। अन्नदाता नमस्कार, मैं हूं दीपशिखा सोनी और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई ढेर सारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। टमाटर की उन्नत प्रजातियां और रोपण तकनीक पर जानकारी। मधुमक्खी पालन एक लाभकारी कृषि व्यवसाय। जायद में मक्की की खेती पर विशेष प्रस्तुति। अपने प्रदेश में उगाई जाने वाली सब्जी वर्गीय फसलों में टमाटर का एक महत्वपूर्ण स्थान है। इस समय गर्मी की फसल हेतु हमारे प्रदेश के तराई जिलों में टमाटर की नर्सरी तैयार होगी, परंतु कुछ हमारे किसान भाई हैं जो टमाटर की खेती वैज्ञानिक ढंग से न कर पाने के कारण अच्छी उपज प्राप्त नहीं कर पाते हैं। यदि उनके द्वारा होने वाली गलतियां, जैसे बुआई हेतु देशी व घटिया किस्म के बीजों का प्रयोग, उर्वरकों का असंतुलित व अंधाधुंध प्रयोग, पौध जड़ का उपचार न करना, इन्हीं सब कमियों के कारण फसल की वृद्धि व विकास प्रभावित होते हैं। परिणाम स्वरूप आपको घटिया किस्म के फल प्राप्त होते हैं। इसलिए किसान भाइयों, आपको टमाटर की वैज्ञानिक विधि से रोपण पर जानकारी के लिए मिलते हैं विषय विशेषज्ञ कृषि विज्ञान केंद्र सहारनपुर के डॉक्टर BP शाही। तो किसान भाई, रोपाई करने के लिए सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज़ ये जानिए कि क्या क्या करना है। इसके साथ साथ किसान भाइयों, ये ध्यान देने की बात होती है कि जब भी हम नर्सरी हमारी पौध तैयार हो गई है और इसके पहले जो हम खेत में रोपाई करना हो, तो उसके साथ रोपाई करने के साथ पहले किसान भाइयों ये करना चाहिए कि खेत की तैयारी कैसे करें। तो जो खेत की तैयारी करेंगे तो हम खेत देखेंगे जो हमारी ज़मीन है वो दोमट है और जीवांश युक्त मात्रा हो, जीवांश अधिक मात्रा, और लगभग हम 15 बीघे यानी 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल के लिए 200 से 250 कुंटल सड़ी गोबर की खाद बिखेर करके और उसकी अच्छी प्रकार से जुताई कर दें। जो टमाटर है उसमें किसान भैया लगभग 100 किलोग्राम नत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटास ये प्रति हेक्टेयर यानी 15 बीघे क्षेत्रफल के लिए आवश्यकता होती है। इसमें नत्रजन की आधी मात्रा, फास्फोरस एवं पोटास की पूरी मात्रा हम जब हम रुपाई करते हैं तो उसके पहले हम खेत में दे देते हैं। किसान भाइयों, जब हम जैसे अभी नर्सरी है तो हमारी अभी 3-4 दिन 5 दिन में नर्सरी है, तो मैंने इसमें नर्सरी की अवस्था में सिंचाई को हम रोक देना चाहिए। जिस दिन नर्सरी को उखाड़ना हो, तो जिस दिन हमको रोपाई करना हो उसके 1 दिन पहले हम नर्सरी में पानी चला दें। पानी चलाने के बाद दूसरे दिन किसान भाइयों हम नर्सरी को उखाड़ करके, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि जब हम नर्सरी उखाड़ते हैं तो किसान भाई उसमें ध्यान नहीं देते हैं कि हम उसकी उपचार कैसे करें। तो किसान भाई जब हम नर्सरी उखाड़ लें
उस अवस्था में आप इमिडाक्लोप्रिड आती है 1 ml दवा 3 लीटर पानी में घोल तैयार कर लें और इसकी जड़ को 25 से 30 मिनट तक उसको डुबो करके फिर बाद में रोपण करें। जनरली किसान भाई 2 तरह की इसमें रोपाई करते हैं। कुछ तो किसान भाई जो हमारी दूरी कितनी दूरी पे करें, वो लगभग 60 × 60 सेंटीमीटर, लाइन से लाइन की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी लगभग 60 सेंटीमीटर पे हम करते हैं। कुछ किसान भाई क्या करते हैं कि जिनमें जल निकास की अच्छी व्यवस्था नहीं है, उसमें जल भराव की समस्या होती है, उस अवस्था में किसान भाई उसमें मेड़ पे हम लगाएं। इसके बाद शेष नाइट्रोजन की मात्रा हम जब हम रुपाई के 30 दिन बाद 25 से 30 दिन बाद हम पहली निराई गुड़ाई करते हैं, तब उसमें 25 किलोग्राम उस समय देते हैं। फिर दूसरी मात्रा 45 से 50 दिन के अंतराल पे हम दूसरी मात्रा देते हैं। मधुमक्खी पालन कृषि के साथ साथ किए जाने वाला एक अत्यंत लाभकारी सह व्यवसाय है, जिसे अपनाकर उत्तराखंड के किसान एवं बेरोजगार युवक अच्छा आय का जरिया बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वर्ष भर मधु उत्पादन के स्रोत मौजूद हैं। परंतु इसके लिए जरूरी है सही विधि एवं तकनीक से मधुमक्खी पालन किया जाए, नहीं तो तकनीकी ज्ञान के अभाव में यह व्यवसाय घाटे में चला जाता है। तो किसान भाइयों, मधुमक्खी पालन में किन किन पहलुओं को ध्यान में रखना है, इस संदर्भ में जानकारी के लिए अपने अनुभवों को बता रहे हैं ग्राम फतेहपुर, जिला अम्बेडकर नगर के प्रगतिशील मधुमक्खी पालक अनिल सिंह। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में MA LLB करने के बाद बेरोजगार हो गया। इसके बाद मैं घर आया। सन 2004 में प्रशिक्षण लेने के बाद मैंने मधुमक्खी पालन का काम शुरू किया। मधुमक्खी पालन का काम शुरू किए 2004 में। तो इसके बाद 2005 में 2004 में हम लोग 13 बक्से मधुमक्खी पालन का खरीदे। करीब 65,000 रुपया हम लोग लगाए मधुमक्खी पालन। फिर 13 बक्से से हम लोग डिवीजन करके उसको 26 बनाए। तो फैजाबाद से मधुमक्खियाँ खरीद के लाए थे हम लोग। कई जगह से खरीद के, 2-3 जगह से खरीद के लाए थे, फैजाबाद वगैरह कई जगह से। हमारे एक आदमी मित्र थे, उनके यहाँ से भी खरीद के लाए थे। इसके बाद हम लोग दूसरे साल फिर 26 डब्बा से 54 डब्बा बनाए। 54 डब्बा बनाने के बाद फिर हम लोग तीसरे साल 54 डब्बा से 100 डब्बा बनाए और 100 डब्बा बेचे। उसी साल से हमारा काम चल निकला और हम लोग आगे बढ़ने लगे। मधुमक्खी पालन बहुत प्रॉफिट वाला व्यवसाय है। एक डिब्बे से कम एक सीजन में 50 किलो शहद निकलती है और एक डिब्बा कम से कम एक डिब्बे से 3 डिब्बे और बन जाते हैं, 2 डिब्बे और बन जाते हैं, जैसा आप चाहें, जैसा आपका ज्ञान हो। तो कम से कम एक डिब्बे से 2 डिब्बा बहुत आराम से बनाया जा सकता है। मधुमक्खियों को जीवन चक्र, एक डिब्बे में 3 प्रकार की मधुमक्खियाँ होती हैं। एक रानी होती है और 100 करीब नर होते हैं और करीब 30,000 से लेके 1 लाख तक वर्कर होते हैं। और एक रानी की उम्र 1 साल होती है, वर्कर की 1.5 महीना होती है और नर की 6 महीना होती है। ये आप देख सकते हैं कि ये मधुमक्खियाँ हैं। इसमें वर्कर मधुमक्खियाँ हैं, नर मधुमक्खियाँ हैं। इसे छत्ता लगाते हैं और जो है अपना छत्ता बनाती है। एक दिन में एक सीट ये 3-4 दिन में बना देती है। एक बॉक्स में अधिक से अधिक 10 छत्ते हो सकते हैं। वैसे सीजन काल में 8 छत्ते ही रखे जाते हैं। मधुमक्खी पालन में उनकी देखभाल के लिए सामान्यतः कोई इनको रोग नहीं लगता है। थोड़ा बहुत रोग लगता है, एक माइट रोग है वही लगता है। इसके लिए आप लहसुन एक डिब्बे में 2 जवा डालते रहिए तो माइट रोग कभी नहीं लगेगा। सीजन ऑफ काल में अप्रैल से इनको थोड़ा सा चीनी डालना पड़ता है। एक डिब्बे में करीब 100 ग्राम चीनी, हर 10 दिन में 100 ग्राम चीनी आप डालते रहिए, जिससे एक डिब्बे का पालन पोषण हो सके। इसके लिए घर की कोई आवश्यकता नहीं है। आप खुले में अपने बॉक्स रख सकते हैं, इसके लिए ज़मीन की भी वो ज़रूरत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि बहुत कम पैसे में इस व्यवसाय को स्टार्ट किया जा सकता है। इसके बाद आप मक्खियों को बढ़ा के बेच सकते हैं। दूसरी बात, मधुमक्खियाँ बेस्ट पोलिनेटर हैं। आप एक फूल से दूसरे फूल पे जाते हैं, इससे बहुत बड़ा लाभ, सबसे बड़ा लाभ, जितना मधुमक्खी पालन में हम लाभ कमाते हैं उससे 18 गुना लाभ सिर्फ पॉलिनेशन से है। दूसरी बात, मधुमक्खी पालन में एक नया व्यवसाय अब जो शुरू होगा वो ये है कि मधुमक्खी वंश किराए पे लेके बेचना।
कि किसी की फसलों में वृद्धि नहीं हो रही, फलों में वृद्धि नहीं हो रही, फलों प्रोडक्शन घट रहा है, तो मधुमक्खी वंश किराए पे लेके उनको दिया जाता है। जैसे 10 एकड़ ज़मीन में, 10 एकड़ खेत में यदि 100 डब्बे मधुमक्खियाँ लगाएंगे तो उसका 1 लाख रुपया सिर्फ किराया होता है। बाकी जो शहद निकलती है वो आपकी किराया आपका। तो सबसे बड़ा काम मधुमक्खी पालन में ये शुरू होने वाला है। शहद, कंपनियां शहद, अगर आपके पास कितना भी शहद है, कंपनियां घर जाकर शहद, आपका सारा शहद उठा ले जाती हैं, आपको नगद कैश पैसा दे देती हैं। शहद बिकने में कोई दिक्कत नहीं। प्रति बक्स कम से कम साधारण रूप से एक बक्से से 50 किलो शहद निकलती है। 50 किलो शहद ये बिक जाती है। अगर एक 100 कैरेट से बिकती है तब भी 5000 का शहद हो गया कम से कम। दूसरी बात, एक डब्बे से 2 बक्से कम से कम बढ़ जाते हैं। अगर 2 बक्से बढ़ जाते हैं 5 दूनी 10,000 ये हो गया। 15,000 रुपये एक बक्से से बहुत आराम के साथ 15 से 16,000 रुपये आप कम। पूरे वर्ष में देखभाल के लिए एक बक्से में बहुत ज़्यादा खर्च आता नहीं है। एक बक्से मुश्किल से पूरे वर्ष में 6 महीने में एक बक्सा मुश्किल से 1.5 से 2 किलो चीनी खाता है, इससे ज़्यादा नहीं। यही खर्च है। और थोड़ा देख रहा कि चूंटी वूटियों से देखभाल है, थोड़ा सा सुबह शाम देखते रहिए और बहुत ज़्यादा इसको देखने की जरूरत नहीं है। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे महत्वपूर्ण जानकारियां। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। किसान भाइयों, जायद मक्के की खेती काफी क्षेत्रफल पर की जाती है और फसल से अच्छा लाभ लेने के लिए खेती में वैज्ञानिक पद्धतियों को भी समावेश नितांत आवश्यक है। फिर भी हमारे अधिकांश किसान भाई इसकी बुआई के समय भारी कमियां कर जाते हैं। परिणाम स्वरूप बीजों का अंकुरण न होना, खरपतवारों की अधिकता और रोग कीटों का प्रकोप आदि समस्याएं देखने को मिलती है। अतः किसान भाइयों, आपको जायद मक्के की बुआई में कौन कौन से वैज्ञानिक प्रबंधनों को ध्यान देना चाहिए, इस पर संपूर्ण जानकारी के लिए देखिए यह विशेष अंश। जायद कार्यक्रम के अंतर्गत कृषि उत्पादन वृद्धि हेतु उपलब्ध संसाधनों का समुचित एवं सामयिक उपयोग परम आवश्यक है। आश्वस्त सिंचन सुविधा संपन्न क्षेत्रों में जायद में मक्के की खेती किसानों के लिए बेहद लाभकारी साबित हो सकती है। तो किसान भाइयों, आइए बात करते हैं जायद मक्के की खेती के संबंध में। इसके अंतर्गत सर्वप्रथम बात आती है भूमि की तैयारी हेतु सर्वप्रथम पलेवा कर लें। इसके बाद मिट्टी पलटने वाले हल से 10 से 12 सेंटीमीटर गहरी एक जुताई करनी चाहिए। तदुपरांत कल्टीवेटर या देशी हल से 2-3 जुताइयां करके पाटा लगाकर खेत को तैयार कर लेते हैं। किसान भाई रोटावेटर द्वारा भी खेत तैयारी का यह कार्य आसानी से कर सकते हैं। दूसरा प्रमुख बिंदु आता है उर्वरकों का प्रबंधन। उर्वरकों का प्रयोग मृदा परीक्षण से प्राप्त संस्तुतियों के आधार पर किया जाए। यदि किसी कारणवश मृदा परीक्षण न हो पाया हो तब संकर एवं संकुल प्रजातियों हेतु 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस एवं 40 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर प्रयोग करना चाहिए। नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस एवं पोटाश की पूरी मात्रा बुआई के समय ही खेत में मिला देना चाहिए। किसान भाइयों, अब आइए जानते हैं जायद मक्का की उन्नतशील प्रजातियों के बारे में। तो जायद की मक्का हेतु 70 से 80 दिनों के बीच पकने वाली प्रजातियां ही सर्वथा उपयुक्त होती हैं, जिनके अंतर्गत संकुल प्रजातियों में नवीन, श्वेता, आजाद उत्तम, नवजोत, कंचन, सूर्या, गौरव इत्यादि प्रमुख हैं। वहीं पर संकर प्रजातियों में हरे भुट्टे के उत्पादन के लिए गंगा 11 जो कि 60 से 75 दिन में पक जाती है, गंगा 2 जो कि लगभग 100 दिन में पकती है, बेबी कार्न मक्के के लिए प्रकाश 70 से 75 दिन में तैयार होती है,
JH 3459 70 से 75 दिन में तैयार होती है और पूसा अगेती संकर मक्का 2 70 से 75 दिन तथा मीठी मक्का माधुरी जो कि 60 से 70 दिन में तैयार हो जाती है। इन प्रजातियों का जायद की बुआई में प्रयोग करना चाहिए। बीज हमेशा किसी विश्वसनीय संस्थान से ही प्राप्त करें। जहां तक बीज दर की बात है तो जायद में बुआई के लिए 18 से 20 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है। बीजों की बुआई से पूर्व बीजों को 2.5 ग्राम थीरम या कार्बेंडाजिम 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से शोधित करके ही बुआई की जाए। किसान भाइयों, अब बात करते हैं बुआई के समय एवं बुआई की विधि की। सर्वप्रथम हम आपको बता दें कि भूमि में जिंक तत्व की कमी होने पर पत्तियों के नस के दोनों ओर सफेद लंबी धारियां पड़ जाती हैं। अतः जिन क्षेत्रों में पिछले वर्षों में ऐसे लक्षण देखे गए हैं वहां पर अंतिम जुताई के समय 20 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर की दर से भूमि में मिलाकर ही बीजों की बुआई करनी चाहिए। मक्का की बुआई हेतु उपयुक्त समय फरवरी का प्रथम पखवाड़ा माना जाता है, परंतु जायद मक्का की संपूर्ण बुआई फरवरी माह के अंतिम तक अवश्य संपन्न कर लेनी चाहिए। इससे विलंब से बुआई करने पर जीरा निकलते समय गर्म हवाएं चलने पर सिल्क तथा पराग कणों के सूखने की संभावना रहती है, जिससे दाना नहीं पड़ता और उत्पादन प्रभावित होता है। बुआई हल के पीछे लाइनों में की जाए या फिर सीड ड्रिल का प्रयोग किया जाए। देशी प्रजातियों को 45 सेंटीमीटर की दूरी पर तथा संकुल एवं संकुल प्रजातियों की बुआई 60 सेंटीमीटर की दूरी पर की जानी चाहिए। पौधे से पौधे की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर रखी जानी चाहिए। मक्का की फसल को प्रारंभिक अवस्था में खरपतवारों से बचाने हेतु बुआई के 48 घंटे के अंदर एट्राजीन नामक रसायन 50% WP 1.5 किलोग्राम मात्रा 800 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव किया जाए। ऐसा करने से आपकी फसल पर 40 दिनों तक खरपतवारों का प्रकोप नहीं होगा। जहां तक सिंचाई प्रबंधन की बात है तो जायद में मक्का को 6 से 8 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। 8 से 12 दिनों के अंतराल पर भूमि की नमी को देखते हुए सिंचाई करते रहना चाहिए। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि जीरा निकलते समय खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए, अतः इस अवस्था पर सिंचाई परम आवश्यक है। मक्का की खेती में निकाई गुड़ाई का अधिक महत्व है। जो किसान भाई बुआई के समय रासायनिक विधि से खरपतवार नियंत्रण नहीं करते हैं, उनको पहली निकाई गुड़ाई का कार्य बुआई के 15 दिन बाद अवश्य करना चाहिए। इसके उपरांत दूसरी निकाई गुड़ाई 35 से 40 दिनों की अवस्था पर करनी चाहिए। हाथ के द्वारा निकाई गुड़ाई कर देने पर भूमि में ऑक्सीजन का संचार होता है और फसल की वृद्धि अच्छी होती है। बुआई के समय जो आधी नाइट्रोजन की मात्रा बची रहती है, उस मात्रा को 2 बराबर भागों में बांटकर पहली मात्रा 25 से 30 दिन बाद निकाई गुड़ाई के उपरांत भूमि में नमी की अवस्था पर छिड़काव करना चाहिए एवं दूसरी मात्रा को नर मंजरी निकलने के पूर्व की अवस्था अर्थात 45 से 50 दिन की अवस्था पर छिड़काव करना चाहिए। नाइट्रोजन की दूसरी मात्रा डालने के बाद पौधों की जड़ों पर मिट्टी अवश्य चढ़ा देना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो तेज हवाओं से फसल गिरने से आपको नुकसान हो सकता है। अब आइए बात कर लेते हैं फसल सुरक्षा की। तो जायद मक्के में रोगों का प्रकोप न के बराबर देखने को मिलता है, परंतु इसको हानि हमेशा कीटों के द्वारा पहुंचाई जाती है, जिसमें सर्वप्रथम कीट है तना छेदक। रोकथाम के लिए बुआई के 20 से 25 दिन बाद कार्बोफ्यूरान 3% ग्रेन्यूल का प्रति हेक्टेयर प्रयोग करें। पत्ती लपेटक कीट, इसके नियंत्रण हेतु मिथाइल पैराथियान 36 EC 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रयोग किया जाना चाहिए। फसल पकने पर भुट्टों को ढकने वाली पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। इस अवस्था पर कटाई कर लेनी चाहिए। भुट्टों की तुड़ाई करके उसके डंठल को छीलकर धूप में सुखाकर हाथ या मशीन के द्वारा इसका दाना निकाल लेना चाहिए।
बकरी पालन प्रदेश के छोटे एवं मझोले किसान दूध उत्पादन के लिए करते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे बकरियों में लगने वाले रोग थनैला रोग पर, जो हमारी बकरियों को एक बहुत ही गंभीर समस्या है, जिसके कारण बकरियों के थन खराब हो जाते हैं, जिससे बकरी पालकों को भारी हानि होती है। अतः बकरी पालक थनैला रोग से अपनी बकरियों को कैसे बचाएं, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं एक विषय विशेषज्ञ। जो पशुपालक भाई ने पूछा है कि उनके बकरियों में थनैला किस प्रकार होता है। इस बीमारी में प्रभावित पशु के थनों में सूजन आती है, थन बड़े और लाल हो जाते हैं, थन से सूजन ऊपर की तरफ एन की तरफ बढ़ती है। यह मुख्यतः स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस ई कोलाई नाम के बैक्टीरिया से होता है। कुछ केसेज में फंगल मेस्टाइटिस यानी कवक जनित मेस्टाइटिस भी देखी गई है। इसके अलावा क्लाइमाइडियल मेस्टाइटिस भी हो सकती है, क्लाइमाइडिया से होता है। वायरल मेस्टाइटिस भी खूब देखी जाती है। मेस्टाइटिस का कारण कोई भी हो, थनों में सूजन आती है, थन लाल पड़ जाते हैं। सूजन यदि सही समय पर इलाज न करवाया जाए तो अंत में फाइब्रोसिस यानी जो दूध बनाने वाली नलियां हैं, लैक्टोजेनिक ग्लैंड्स हैं, जो उनमें अंत में वो फाइबर द्वारा रिप्लेस कर दी जाती है, यानी उनकी जगह दूध ना उत्पादन करने वाले फाइबर्स बन जाते हैं और बकरी दूध देना बंद कर देती है। इस रोग में पशु को बुखार भी हो सकता है, पशु चारा खाना बंद कर सकता है। दूध की जगह पर दूध के छिछड़े आते हैं। पहले दूध गाढ़ा होता है, उसके बाद छिछड़े आने शुरू होते हैं, छिछड़ों का आकार बढ़ता जाता है। अंत में प्रभावित पशु के थनों से सिर्फ पानी निकलता है, धीरे धीरे पानी निकलना भी बंद हो जाता है और अंत में एंड में फाइब्रोसिस हो जाती है, थन पत्थर जैसा कठोर हो जाता है। उस बीमारी में अधिकतर औषधियाँ निष्प्रभावी हो जाती है। इस रोग के होने पर शुरुआत में ही यदि 1-2 दिन शुरू होने में तुरंत इलाज शुरू करवा दिया जाए तो पशु बड़े आराम से ठीक हो सकते हैं तथा पशुपालक आर्थिक हानि से बच सकते हैं। मैं पशुपालक भाइयों को अवगत कराना चाहूँगा कि थनैला पशुओं का अत्यंत घातक रोग है। पशु दूध के लिए मुख्यतः रखे जाते हैं, मांस के लिए रखे जाते हैं। यदि थनैला हो जाएगा बकरियों में तो उसके बच्चों को दूध नहीं मिलेगा, कम मिलेगा, बच्चों में मृत्यु दर बढ़ जाएगी, बकरी पालन अलाभदायक, गैर लाभदायक हो जाएगा। तो इस बीमारी के लक्षण पशुपालक भाई यदि देखें तो तुरंत निकटतम पशु चिकित्सालय पर संपर्क करें, जहां पशु चिकित्सक की सलाह से लेटेस्ट एंटीबायोटिक औषधियों, प्रदाह रोगी औषधियों, एंटीहिस्टामिनिक औषधियों इत्यादि का नियमित रूप से प्रयोग करके, और थनों के अंदर भी दवाएं डाली जाती हैं सूजन कम करने के लिए, इन्फेक्शन करने, उनका नियमित रूप से 4-5 दिन इलाज होता है और उसके बाद पशु पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता है और थनैला रोग दूर हो जाता है। औषधियाँ जो है सिर्फ प्रशिक्षित पशु चिकित्सक की सलाह से ही दी जानी चाहिए, अन्यथा फायदा की जगह नुकसान भी हो सकता है। थनैला रोग से बचाव के लिए जैसा कि कहा गया है कि बचाव ही सर्वोत्तम उपचार है। इससे बचाव के लिए हमें थनों को स्वच्छ रखना चाहिए, पशु को सूखे साफ सुथरे स्थान पर रखना चाहिए। पशु यदि कीचड़ भरी जगहों पर रहेगा, गंदी जगहों पर रहेगा तो थन के छेद से इन्फेक्शन अंदर जाता है, वही अंत में थनैला का कारण बनता है। तो हमें वो सब उपाय अपनाने हैं जिनसे कि थनों में अंदर इन्फेक्शन ना जाए, और धोने के बाद एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से थनों को धो देना चाहिए। इस प्रकार पशुपालक यदि हमारी बताई गई बातों पर ध्यान देंगे तो थनैला रोग से उनकी बकरियां मुक्त रहेंगी तथा पशुपालक अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं।